हेलो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे ग्रेड 1 के जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं जो 15 क्वेश्चन ग्रेड 1 में पूछे गए हैं पेडागोजी सेक्शन से, उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन डिसलेक्सिया, यानी कि जो डिसलेक्सिया है उससे संबंधित है कि डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से किसमें मुख्य रूप से होने वाली कठिनाई से संबंधित है। कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बोलने से, पढ़ने से, सुनने से या स्मृति से। तो जो डिसलेक्सिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये एक प्रकार की क्या है? अधिगम अक्षमता है, यानी कि कुछ पढ़ने या लिखने में या बोलने में कठिनाई होती है। तो जो डिसलेक्सिया है वो किस बालक को होती है? वो पढ़ने में जिस बालक को कठिनाई होती है उसे डिसलेक्सिया होता है। यानी कि वो जैसे लिखा हुआ है सा लिखा हुआ है तो इस सा को क्या पढ़ लेगा? वॉच पढ़ लेगा इस तरह से, या वॉच को सा पढ़ लेगा, ठीक है। या 21 लिखा हुआ है तो 21 को 12 पढ़ लेगा। इस प्रकार से उसको अक्षमता होती है, कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधी अक्षमता है, पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, यानी कि वॉच को सा पढ़ लेता है, 21 को 12 पढ़ लेता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? जो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें से बताना है कि कौन सा स्तर नहीं है। उन्होंने 3 स्तर बताए थे। एक तो कोहल वर्ग ने क्या बताए थे? 3 लेवल और 6 स्टेज बताई थी। 3 लेवल बताए थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 3 लेवल और 6 स्टेज बताई थी। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कितनी स्टेजेस हैं, तो स्टेज 6 हैं और लेवल 3 है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? पारस्परिक संबंध, ये क्या कोहल वर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित है या नहीं। दूसरा है व्यक्तिकता और विनिमय। तीसरा है सामाजिक अनुबंध और सामाजिक अधिकार। चौथा है सार्वभौमिक नैतिकता या सार्वभौमिक सिद्धांत। तो आपने नैतिक विकास के 3 लेवल हैं। 3 लेवल में आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक लेवल को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस तरह से ये 6 स्टेज बन जाती हैं, ठीक है। तो जो पहला लेवल है वो है पूर्व परंपरागत, और दूसरा है परंपरागत, तीसरा है पश्च परंपरागत। तो जो पहली स्टेज है यानी कि पूर्व परंपरागत जो पूर्व परंपरागत है उसको 2 भागों में बांटा, ठीक है। कौन कौन से 2 भाग हैं उसके? पहला है जो उन्होंने बताया था, तो पहला बताया था कि सजा या दंड आज्ञा पालन की अवस्था, यानी कि दंड और आज्ञा पालन की अवस्था, ये पहली स्टेज हुई, ठीक है। दंड और आज्ञा पालन की अवस्था जो पूर्व परंपरागत थी उसकी ये पहली स्टेज है। इसी में सेकंड स्टेज उसने बताया था कि व्यक्तिगत विनिमय की अवस्था, व्यक्तिगत विनिमय की अवस्था, ठीक है, व्यक्तिगत विनिमय की अवस्था, ये सेकंड स्टेज थी उसी की। अब दूसरा जो लेवल बताया था, दूसरा लेवल बताया था परंपरागत, परंपरागत, ठीक। तो परंपरागत बताया था। परंपरागत को भी 2 भागों में बांटा था। एक तो बताया था ये तीसरी स्टेज कौन सी? गुड गर्ल और गुड बॉय, ठीक है, गुड गर्ल और गुड बॉय, यानी कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। इसी में चौथा बताया था। चौथा उन्होंने क्या बताया था कि कानून व व्यवस्था अभिविन्यास, कानून व व्यवस्था अभिविन्यास, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। ये चौथी स्टेज थी। और तीसरा जो लेवल था, तीसरा लेवल था पश्च परंपरागत, ठीक है, तीसरा था पश्च परंपरागत। इसको 2 भागों में बांटा था। वो कौन कौन सा था? यहाँ पे एक पांचवी, जो अब यहाँ पे 5वीं स्टेज आएगी। 5वीं स्टेज क्या थी? कि सामाजिक संविदा अभिन्यास। यहाँ पे 5वीं स्टेज क्या थी? कि सामाजिक संविदा अभिन्यास, ठीक है, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेशन। और इसकी जो 6वीं स्टेज थी, तो 6वीं स्टेज क्या थी? कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यहाँ पे दिया हुआ है सार्वभौमिकरण या सार्वत्रिक नैतिक सिद्धांत, ये 6वीं स्टेज थी। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बताना है कि उसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन में जो ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सामाजिक अनुबंधन और सामाजिक अधिकार, तो सामाजिक अनुबंधन तो मिला है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो सामाजिक अधिकार है ये कोई उनकी स्टेज नहीं है, इनकी कोई स्टेज नहीं है, या उनने ऐसा कुछ नहीं बताया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो व्यक्तिगत विनिमय की अवस्था बताई थी, और ये व्यक्तिगत विनिमय की अवस्था ये भी बताई थी। सार्वभौमिक सिद्धांत भी जो 6 नंबर की स्टेज थी, ये सार्वभौमिक सिद्धांत थी। तो यहाँ पे सामाजिक अनुबंधन दिया है लेकिन सामाजिक अधिकार नहीं दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये संबंधित नहीं है, ये या उस सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निगमनात्मक तर्क में निम्न शामिल होता है। निगमनात्मक तर्क में क्या शामिल होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क होता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्क होता है, या अवधारणात्मक चिंतन होता है, या ज्ञान का सक्रिय निर्माण या पुनर्निर्माण होता है। तो निगमन और आगमन विधि पढ़ा होगा,
ठीक है। तो निगमन विधि में जो निगमन विधि और आगमन विधि है, इन्हीं में निगमनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क हो जाएगा। तो निगमन में कैसे चलते थे हम, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि पहले सामान्य नियम वगैरह देते थे, नियम सिद्धांत थ्योरी, और फिर उदाहरण देते थे, तो नियम से विशिष्ट की ओर तर्क होगा, तो ये निगमन विधि है। और जो आगमन विधि हो जाती थी, आगमन तर्क है, तो आगमन तर्क में क्या होगा, पहले हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे, यानी कि विशिष्ट क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, और नियम क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। तो आगमन तर्क में या आगमनात्मक विधि में ये ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे निगमनात्मक तर्क पूछा गया है, तो निगमनात्मक तर्क कैसे होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्ववर्ती चरण यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे होते हैं। तो जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 स्टेजेस बताई हैं, संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी कौन सी बताई है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था। तो जो बताई चौथी है उसको भी बताना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई थी, यानी कि सेकंड नंबर की जो स्टेज बताई थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी टाइम ड्यूरेशन थी 2 से 7 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार पूर्ववर्ती चरण यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे होते हैं, जो जीन पियाजे ने बताई थी। तो जीन पियाजे ने कौन सी अवस्था, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई थी, पहला संवेदी अवस्था, संवेदी गामक अवस्था भी बोल सकते हैं, ये 0 से 2 वर्ष थी। ठीक है, दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी टाइमिंग क्या थी, 2 से 7 वर्ष, ये दूसरी हुई। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष, और चौथी थी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और जिसकी टाइम ड्यूरेशन थी 11 के बाद, या 11 से कहीं कहीं 15 भी मिल जाता है, तो 11 के बाद या 11 से 15 तक। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी उसकी कौन सी विशेषता है, ये बताना है। तो सामाजिक, ये कोई विशेषता है ही नहीं, जटिलता, आत्मकेंद्रित और ये अनुकूलनीय है, ये 2 दी हुई हैं, आपने पढ़ा होगा, जीन पियाजे बहुत फेमस हैं ये। तो जो आत्मकेंद्रित है, ईगोसेंट्रिज्म, और ये अडेप्टेबल या अडेप्टेशन, जो अनुकूलन की प्रवृत्ति होती है, तो ये अनुकूलन मूर्त अवस्था में आती है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, जो 7 से 11 वर्ष होती है, उसमें आती है, तीसरी स्टेज में। और जो ईगोसेंट्रिक दिया हुआ है, ये 2 से 7 वाली स्टेज में आती है, यानी कि जो सेकंड नंबर की स्टेज होती है, कौन सी, प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्ववर्ती या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी ईगोसेंट्रिज्म। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा एक शिक्षक के लिए एक निर्देशक सामग्री है, अनुपूरक पठन सामग्री, पाठचर्या गाइड, नोटबुक्स या ब्लैक बोर्ड। तो शिक्षक के लिए निर्देशक सामग्री बताना है, तो पाठचर्या गाइड और नोटबुक्स और ब्लैक बोर्ड, ये कोई निर्देशक सामग्री नहीं है। निर्देशक सामग्री क्या है, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल, यानी अनुपूरक पठन सामग्री। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अच्छी विज्ञान पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता निम्न होती है, सस्ती होना, बिल्कुल नहीं, सस्ती होना बिल्कुल कोई गुणवत्ता नहीं है, आरेख, नवीनतम जानकारी शामिल होना, असंगठित सामग्री, तो ये नेगेटिव ही दे रहा है, यानी नवीनतम जानकारी शामिल होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कि एक अच्छी विज्ञान पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता है कि उसमें छोटी छोटी जानकारियाँ शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गहने के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर निम्न होता है। तो छठा स्तर कौन सा होता है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, अवधारणा अधिगम, भेदभाव अधिगम या नियम अधिगम। तो यहाँ पे सबसे पहले छठा अधिगम हम तब बता पाएंगे जब हमको पूरे 8 पता हो, जो गहने ने बताया था पदानुक्रमिक मॉडल या पिरामिडी, इनका भी मैस्लो की तरह पदानुक्रम एक पिरामिड के आकार का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे दिए हुआ है कि ये गहने का सोपानिकी सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, और ये भी मैस्लो के अनुसार ही पिरामिड के आकार का होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। एक बार मैस्लो का क्वेश्चन आया हुआ है ग्रेड 2 में, कि जो मैस्लो की सोपानिकी सिद्धांत है वो किस उसकी होती है, तो वो पिरामिड के आकार की होती है। ठीक है, तो ये भी पिरामिड के आकार की होती है, क्योंकि इसी तरह मैस्लो का भी होता है, तो ध्यान रखना है, इसको भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, छठवां लेवल पूछा है कि छठवें नंबर पर या छठवें लेवल पर कौन सा
आता है। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है, पहला क्या है, संकेत अधिगम, ये फर्स्ट है। पहले में संकेत अधिगम, दूसरे में उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरे में है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक सहचर्य अधिगम, पांचवा है विभेदात्मक अधिगम, छठवां है संप्रत्यय अधिगम और सातवां है सिद्धांत अधिगम, आठवां है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, ये यहाँ से ये चार जो होते हैं, यानी कि ये चौथे नंबर तक के, ये निम्न स्तर होता है, ये निम्न स्तर है। ठीक है, और ये उच्च स्तर है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये उच्च स्तर है और ये निम्न स्तर है। तो छठवें नंबर में क्या आया, संप्रत्यय अधिगम यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये 6 नंबर में आया है, तो यहीं से पूछा हुआ है। 7 नंबर में क्या है, सिद्धांत अधिगम या प्रिंसिपल लर्निंग, और लास्ट है जो उच्च स्तर है वो है समस्या समाधान अधिगम या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर में संकेत अधिगम या साइन लर्निंग, दूसरे में उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक सहचर्य अधिगम, पांचवा विभेदात्मक अधिगम, छठवां संप्रत्यय अधिगम, सातवां सिद्धांत अधिगम, आठवां समस्या समाधान अधिगम। तो ये ध्यान रखना है, आठों ज्ञाने के जो सोपान के सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब 6 नंबर में क्या मिला था अपन को, कॉन्सेप्ट लर्निंग, है ना, ये यहाँ पे मिला था, ये 6 नंबर का ही पूछा हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट लर्निंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे शुरू से देख लेते हैं, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये कौन से लेवल पे आता है या कौन से स्टेज में, ये सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट में क्या था, संकेत अधिगम या साइन लर्निंग। ठीक है, सेकेंड नंबर पे ये आ गया, ये 6 नंबर पे है, और ये भेदभाव अधिगम या विभेदात्मक अधिगम ये 5वें नंबर पे है, और ये जो रूल लर्निंग है या प्रिंसिपल लर्निंग, तो ये किस स्टेज में थी, ये 7 स्टेज में थी, 7 नंबर की, और जो लास्ट थी 8 नंबर की उसमें था समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक है, यानी जो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था उनमें से कौन कौन 3 आयाम दिए थे, निर्धारक दिए थे, तो कौन कौन से थे, प्रक्रिया, संचालन और उत्पाद, दूसरा है सामग्री, प्रक्रिया और उत्पाद, तीसरा है सामग्री, संचालन और उत्पाद, चौथा है संचालन, प्रक्रिया और प्रणाली। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, प्रोसेस, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट, कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट, और चौथा दिया हुआ है ऑपरेशन, प्रोसेस एंड सिस्टम। तो सिस्टम कोई उन्होंने दिया नहीं है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि उन्होंने दिया कौन कौन से हैं। ठीक है, ये है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देती हूँ, और पहला उन्होंने क्या दिया है, पहला दिया है संक्रिया या ऑपरेशनल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये पहला दिया हुआ है संक्रिया या ऑपरेशनल, दूसरा दिया हुआ है विषय वस्तु या कंटेंट, ठीक है, दूसरे नंबर पे, और तीसरा दिया हुआ है उत्पाद या प्रोडक्ट। तो कौन कौन से दिया है कि संक्रिया यानी ऑपरेशनल, संक्रिया यानी कि ऑपरेशनल, सेकंड नंबर पे दिया है उन्होंने विषय वस्तु या कंटेंट, ठीक, और थर्ड नंबर पे है उत्पाद या विषय वस्तु, नहीं, उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आया है। तो अब इनको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो इसके कारक हैं वो कितने में हैं, इसके वर्तमान में कारक हैं 180, ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। वर्तमान में कारक 180 हैं और जो पहले थे वो 120 थे। तो ये जो पिक्चर दी हुई है ये 120 के लिए दी हुई है, देखिए ये 5 हैं, ऑपरेशनल 5 दिए हुए हैं, विषय वस्तु 4 हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट 6 दिए हुए हैं, 5 को 20, 20 छक्का 120। तो ये 120 जो पहले का था इसका क्लासिफिकेशन वो दिया हुआ है। जो वर्तमान में इसके कारक दिए हुए हैं, फैक्टर दिए हुए हैं, तो वो अब 180 हो गए हैं। 180 कैसे हो गए हैं, यानी कि इसको भी 2 भागों में बांट दिया है और इसको भी 2 भागों में बांट दिया है। इसको एक भाग, इसके जो एक भाग था उसको 2 भागों में बांट दिया, तो ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, और जो ये 4 था तो इसको 1 भागों में और बांट दिया, तो ये 5 हो जाएंगे, और जो प्रोडक्ट था वो 6 ही था, तो 6 5 30 और 3 18, ये 180 हो गए। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन था कि जो 3 निर्धारक बताए हैं वो कौन कौन से हैं। अब पहला पर संक्रिया या ऑपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन है, ठीक है, ये ऑपरेशन दिया हुआ है, इसमें है ऑपरेशन। दूसरा क्या था ऑपरेशन के बाद, कंटेंट था, ठीक है, कंटेंट यानी कि विषय वस्तु, तो यहाँ पे कंटेंट नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकेंड ऑप्शन में ऑपरेशन नहीं दिया, संक्रिया नहीं दिया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड नंबर में ऑपरेशन, संक्रिया, कंटेंट यानी विषय वस्तु, उत्पाद यानी प्रोडक्ट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन यानी कंडीशनल कंडीशनिंग में यदि स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस से प्रत्येक 15 मिनट पर उपस्थित
होते हैं तो प्रानुकूलन कंडीशनिंग का रूप कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा ये बताना, यानी 15-15 मिनट में जो स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, अग्र प्रानुकूलन, पश्च प्रानुकूलन, समकालिक प्रानुकूलन या अस्थायी प्रानुकूलन। तो वो अस्थायी प्रानुकूलन कहला जाएगा, यानी कि टेम्परेरी कंडीशनिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अभ्यास में किया जाता है, अभ्यास किस विधि में, व्याख्या विधि में, निगमनात्मक विधि में, खेल आधारित विधि में, ड्रिल विधि में। तो अभ्यास किस में किया जाता है, बिल्कुल इजी है, ये ड्रिल जो मेथड होती है उसमें अभ्यास इंपॉर्टेंट होता है, अभ्यास पर महत्व दिया जाता है। तो ये अभ्यास ड्रिल विधि पर अभ्यास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा के महाविद्यालय खोलना, शिक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देना, शिक्षा के महाविद्यालयों में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना, शिक्षा के महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना। तो महाविद्यालयों में क्या करना, गुणवत्ता को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परिपक्वता एक प्रक्रिया है जहां खाली स्थान होता है, सामाजिक प्रतिक्रिया में वृद्धि होती है, एक प्राकृतिक जैविक विकास होता है, सांस्कृतिक प्रभाव के कारण एक बदलाव है, या पर्यावरण दबाव के कारण एक बदलाव है। तो यहाँ पे जो परिपक्वता है, परिपक्वता एक प्रकार की प्रक्रिया है, तो इसके लिए क्या आंसर है कि एक प्राकृतिक जैविक विकास है, यह अ नेचुरल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है। परिपक्वता एक प्रक्रिया है, तो ये क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो परिपक्वता तो वो तो होगी ही, यानी कि ये नेचुरल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, परिपक्वता के कारण यदि कोई चेंज आता है तो वो अधिगम है, तो उसको अधिगम नहीं माना जाता, क्योंकि ये तो नेचुरल है। परिपक्व होना, परिपक्वता आना, तो ये नेचुरल बात बोली जाती है। इसलिए कहीं क्वेश्चन में भी आ जाता है, परिपक्वता के कारण कोई व्यवहार में परिवर्तन होता है तो क्या अधिगम कहलाता है कि नहीं कहलाता, तो ये अधिगम नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक प्रकार का नेचुरल है, नेचुरल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेश से पूर्व किया जाता है क्या कहलाता है। वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेश से पूर्व किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, संचयी मूल्यांकन, आरंभिक मूल्यांकन या वैकल्पिक मूल्यांकन। तो वो कौन सा मूल्यांकन कहला जाएगा, वो आरंभिक मूल्यांकन कहला जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा मूल्यांकन डोमेन को प्रदर्शित करता है। मूल्यांकन डोमेन को कौन सा प्रदर्शित करता है। समान सिद्धांतों का प्रदर्शन, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए एक नया तरीका तैयार करना, या डेटा का उपयोग कर ग्राफ या चार्ट बनाना, विस्तार से जानकारी समझाना। तो यहाँ पे जो मूल्यांकन डोमेन है, मूल्यांकन डोमेन संज्ञानात्मक उसमें आता है, ठीक है। संज्ञानात्मक जो डोमेन्स होता है, कॉग्निटिव डोमेन, उनमें आता है बोध, समझ, अनुप्रयोग और संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन उसमें आता है। तो अनुप्रयोग यानी डाटा का उपयोग कर ग्राफ या चार्ट बनाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। यानी कि अनुप्रयोग आता है तो अनुप्रयोग करके, उपयोग करके ग्राफ या चार्ट का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है। छात्रों में सृजन या क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए निम्न में से किस एक का उपयोग किया जाता है। अधिरोपण करना, नोट्स लिखवाना, समाधान प्रदान करना या समानुदेशन देना। तो क्या करना, क्रिएटिविटी विकसित करना है, तो अधिरोपण नहीं करेंगे, यानी कि ए रॉन्ग हो जाएगा। नोट्स लिखवाना कोई क्रिएटिविटी नहीं है। समाधान प्रदान करना, समाधान प्रदान नहीं करना है। और ये चौथा दिया हुआ है समानुदेशन देना, यानी उसको असाइनमेंट देना है, उसको चीज़ें देना है, उसको समस्या देना है, जिसको वो उस समस्या को समाधान करे और उस पर सोचे विचारे, थिंक करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आज के लिए इतने ही 15 क्वेश्चन है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।